Hello, dear students. Good morning to all of you. Today, we are going to start chapter number 1 of our civics, that is the Indian Constitution. So, in this chapter, we are going to cover some topics like मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे है, उसकी मेकिंग में क्या क्या प्रोसेस रही, ठीक है, ये सब देखने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट इज स्लैंड फ्यूचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारे इंडिया का उसके फीचर्स क्या थे, ठीक है, व्हाट आर इट्स फ्यूचर्स। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये दो चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखाती हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं आपके, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। नेक्स्ट वी विल सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इनको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है ये भी देखेंगे हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी आवर फर्स्ट थिंग दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो ये डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन आपको गूगल पे मिल जाएंगी, कुछ डेफिनेशन आपको शायद आपके बुक में मिल जाएंगी। तो एक डेफिनेशन जो है मैंने बनाने की ट्राई की है, शायद ये काफी अच्छी डेफिनेशन है। सो अ डॉक्यूमेंट और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन द प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज बीइंग गवर्न्ड। ठीक है, अब देखिए पहली लाइन क्या बोल रही है आपकी, अ डॉक्यूमेंट और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए हमारे इंडिया का अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में तो एक ही, ये आपको बुक दिख रही है नीचे फोटो में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक ही बुक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पर हर कंट्री में ऐसा नहीं होता। ठीक है, देयर आर सम कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, ठीक है, जहां पर एक एक ही बुक में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पर जो है आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को बना मिलाकर जो उनका डॉक्यूमेंट, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, सो there are one document or number of documents which contain the provisions। ठीक है, what they contain, they contain provisions। इनके अंदर बहुत सारे provisions हैं। provisions का मतलब होता है आपका ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जिनके हिसाब से आपकी जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो गवर्नड होती है। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसे बना आपका इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कैसे बना। बिकॉज इन हिस्ट्री वी नो दैट इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटेन एम्पायर, एंड आफ्टर ब्रिटेन एम्पायर, कैसे ब्रिटेन एम्पायर आपका गया, ब्रिटेन एम्पायर ने कैसे जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो है परमिशन दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सबसे पहले एक डिमांड उठी असेंबली बनाने की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है एक ऐसी असेंबली, ऐसी पार्लियामेंट जिसमें कुछ लोग बैठ के डिसाइड करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लॉ बुक है इंडिया की, वो कैसी होगी। सो it was in 1934 that the idea of a constituent assembly was put forward by M.N. Roy। M.N. Roy 1934 में से पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा आइडिया दिया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, और जो असेंबली मिलकर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। In 1935, the Indian National Congress demanded for the first time a constituent assembly to frame the constitution। And in 1935 हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया में, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी थी आपके इंडिया में, उसने डिमांड किया ब्रिटिश से दैट वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमें एक ऐसी असेंबली चाहिए जो लोग डिसाइड करें हमारे इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। और 1940 में ब्रिटिश एम्पायर अगस्त ऑफर लेकर आता है आपका। अगस्त ऑफर में आपका ये होता है कि ठीक है, एक इलेक्शंस होंगे इंडिया में, इलेक्शन में जो भी लोग जीत कर आएंगे आपके, वो लोग मिलकर बनाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। बट इन 1934 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, केम टू इंडिया। कैबिनेट ये वहां का कैबिनेट है ब्रिटेन का आपके, ठीक है, वहां के एक इंसान है जिनका नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इंडिया आते विथ अ ड्राफ्ट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज नोन एज क्रिप्स प्रपोजल। ठीक है, तो ये उस समय एक ड्राफ्ट लेकर आते हैं, एक आपके लिए, इंडिया के लिए ऑफर लेकर आते हैं जिसका नाम होता है क्रिप्स प्रपोजल, बट इट वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। ठीक है, अगस्त ऑफर क्या होता है, अगस्त ऑफर में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं आपकी जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है डिक्लाइन कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उसके बाद 2 साल बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं नया लेकर, इसका नाम होता है क्रिप्स प्रपोजल। बट क्रिप्स प्रपोजल को इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव कर देती है, पर मुस्लिम लीग अप्रूव नहीं करती है। तो अभी भी कोई एक असेंबली अभी भी नहीं बन पाई है। कंपोजिशन ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो कब एक असेंबली बनती है आपके इंडिया की, अ कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया अंडर हिज प्लान। एक कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में, कब आता है इंडिया में, नवंबर 1946 में आता है ये।
ठीक है। और ये कैबिनेट मिशन बोलता है कि ठीक है, एक इलेक्शन होंगे इंडिया में, और इलेक्शंस में जो भी जीत कर आएगा वो सिलेक्ट करेगा ऐसे लोगों को जो आपकी क्या बनाएंगे, असेंबली बनाएंगे। कहने का मतलब आपके पूरा ये इंडिया इंडिया की पॉपुलेशन ये कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेगी। ठीक है, हर एरिया से कुछ 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 लोग सिलेक्ट होकर आएंगे, और फिर ये लोग जो है ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे, कुछ चुनिंदा लोगों को, जो लोग मिलकर क्या बनाएंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए आज भी हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है। आज भी अगर हम लोग जो है वोट देते हैं, अगर हम बात करें लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा चुनाव जो हमारे पीएम सिलेक्ट होते हैं, मिनिस्टर सिलेक्ट होते हैं, वो आज भी ऐसे ही होते हैं कि हम लोग जो है वोट देते हैं एमएलएस को। ठीक है, और एमएलए जो है वो सिलेक्ट करते हैं हमारे एमपीज को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको ये लोग सिलेक्ट करते हैं। द इलेक्शन फॉर द असेंबली बिगेन इन जुलाई 1946। 1946 में इलेक्शन स्टार्ट हुए। कैबिनेट मिशन ने बोला इलेक्शन करवाए जाए इंडिया में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208 सीट्स, एंड मुस्लिम लीग जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी उस समय की, मुस्लिम लीग, दैट ही वॉन 73 सीट्स आउट ऑफ 296 सीट्स। तो टोटल 296 सीट्स थी, जिसमें से 208, देखो मेजोरिटी कांग्रेस के पास से साफ सी दिखाई दे रही है, और मुस्लिम लीग के पास 73 सीट्स आ गई। वर्किंग ऑफ द असेंबली, तो एक असेंबली का निर्माण हो गया आपका। ठीक है, टोटल आपके 296 लोग जो है की एक असेंबली बन गई आपकी। अब ये 296 लोगों को क्या करना था, मिलकर एक इंडिया के लिए क्या बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना था। फिर क्या हुआ, कैसे वर्किंग किया इसमें देखा जा आगे। असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 1946। तो दिसंबर 1946 उसी साल के एंड दिसंबर में कंपनी की पहली मीटिंग हुई, बट वॉज बॉयकॉटेड बाय मुस्लिम लीग ऑन देयर डिमांड फॉर देयर सेपरेट स्टेट पाकिस्तान। बट तो मुस्लिम लीग के 73 जो लोग थे जो जीत कर आए थे, ये 73 के 73 ने बॉयकॉट कर दी इस मीटिंग को, ये आए ही नहीं, क्योंकि ये चाहते थे कि ये इनको लगता था कि अगर हम मीटिंग में बैठ गए तो हमें जो है इंडिया और जो भी बातें हैं कांग्रेस की माननी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस आप देखो मेजोरिटी में। ठीक है, अगर किसी भी चीज पे वोटिंग होगी असेंबली के अंदर की ये चीज लानी है कि नहीं लानी है, हमेशा कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का मेजोरिटी है, 208 लोग हाँ बोलेंगे, तो 73 लोग अगर ना भी बोलेंगे तो भी कोई मतलब नहीं होगा। दैट्स द मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनको एक अलग ही कंट्री मिल जाए अपने लिए, ठीक है, जिसका नाम वो चाहते थे पाकिस्तान। ठीक है, और इसी डिमांड के कारण जो है वो लोग असेंबली में मीटिंग में आए ही नहीं, बॉयकॉट कर दिया उन्होंने मीटिंग। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स। अब देखिए 208 प्लस 73, और उसके बाद जितने लोग बचते हैं आपके, ये लोग जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अदर जो छोटी मोटी पार्टीज थी उनके लोग थे। ठीक है, टोटल 208 कांग्रेस के, और कुछ लोग जो बाहर छोटी मोटी पार्टी के, टोटल 211 मेंबर्स जो थे पहली मीटिंग में आए। एंड डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। और देखिए फ्रांस में कि अगर कोई असेंबली बैठ रही है या अगर कोई भी एक सभा बैठी है, पार्लियामेंट बैठी है, तो उसका प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, जो कि बताया कि पार्लियामेंट को काम कैसे करना है, सब कुछ चलना कैसे है। उनको सिलेक्ट किया गया डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये जो असेंबली थी, क्योंकि ये इलेक्ट होकर आई थी, दैट्स वाई इसको हम लोग हमारे इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट भी बोलते हैं। माउंटबेटन प्लान, ठीक है, माउंटबेटन अगर आपको पता नहीं हो तो लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया छोड़ने से पहले जो लास्ट वॉइसरॉय थे आपके माउंटबेटन थे। अब इनका प्लान क्या था, ठीक है, अंडर द प्लान पाकिस्तान वुड बी मेड कंसिस्टिंग ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी टेरिटरीज। आफ्टर दिस प्लान मेंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जॉइन द असेंबली। देखिए हुआ क्या, माउंटबेटन प्लान आया था 1947 में, और इन्होंने बोला कि ठीक है, जो 73 लोग जीत कर आए, जिन जिन एरियाज से वो लोग जीत कर आए, उन एरियाज को मिलाकर हम बनाते हैं एक अलग कंट्री, जिसका नाम रखेंगे हम लोग पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर आपको इंडिया का मैप अगर आपने कभी देखा हो, तो आज जो पाकिस्तान दिखता है आपको, उसको उस समय बोलते थे लोग वेस्ट पाकिस्तान, और जो आपका बांग्लादेश है आज का, उसको लोग बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ये दो वैसे एरियाज थे जहां से मुस्लिम लीग जीत कर आई थी, और उन दोनों एरियाज को मिला के क्या बना दिया गया, पाकिस्तान। और जहां जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वहां पर क्या बन गया आपका, इंडिया। ठीक है, और देखिए इन दोनों एरियाज के अलावा कुछ एरियाज इंडिया में ऐसे थे जिनको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स, देखिए आपको स्पेलिंग आके लिखी होगी, ये लिखा है आपका प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स ऐसे एरियाज हैं आपके जहां पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल नहीं करते थे। ठीक है, थे वो ब्रिटिश के अंडर ही, पर ब्रिटिश और वहां उस एरिया का राजा, ये दोनों मिलकर वहां रूल करते थे। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के, इनको तो है चॉइस दे दी गई कि आप जो है अपना एरिया या तो पाकिस्तान में मिला लो, या तो अपना एरिया आप इंडिया में मिला लो, या चाहो तो आप अपना एक अलग कंट्री बना लो। ये उस समय माउंटबेटन प्लान आया था ऐसा कुछ। ठीक है, कि जो भी एरिया जहाँ मुस्लिम लीग जीती है वो पाकिस्तान में, जहाँ कांग्रेस जीती है वो इंडिया में, और प्रिंसली स्टेट्स का ऑप्शन है कहीं भी चले जाए या अलग बन जाए।
द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इट मेड दी फॉलोइंग थ्री चेंजेस। अब देखो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आया, आजाद करने से पहले इंडिया को, कुछ चेंजेस इसमें हुए। द असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी विच कुड मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इट कैन मेक अ न्यू लॉ और कैन चेंज एनी ओल्ड लॉ बाय ब्रिटिश। अब जो असेंबली थी आपकी, उसको जो है पूरे अधिकार दे दिए गए कि वो असेंबली जो है कोई भी नया लॉ बना सकती थी, कोई भी पुराने लॉ को बदल सकती थी। ब्रिटिश के पूरी सॉवरेन बॉडी थी। सॉवरेन बॉडी मतलब जिसको अपने डिसीजन लेने का खुद का अधिकार हो। द असेंबली वो ऑल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब होता है जो कोई एक कानून बनाए, ठीक है, उनको जो है कानून बनाने का भी जो है अधिकार दे दिए गए, ठीक है। देखो उनको कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही था, वो तो उनका मेन काम था, फर्स्ट फर्स्ट वर्क। और उसके अलावा उन्हें सेकंड वर्क भी दिया गया कि आप कंट्री के ऑर्डिनरी लॉज जो होते हैं, ऑर्डिनरी लॉ मतलब चोरी चकारी पे क्या सजा होगी, कोई अगर कोई कपला कर रहा है, कोई अगर ऐसा कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, तो ऑर्डिनरी लॉज क्या होंगे उसको भी डिसाइड करने का काम जो है वो असेंबली को दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और ये काम असेंबली ने बरकरार रखा, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, कंट्री के ऑर्डिनरी लॉज भी बनाए, ठीक है। और ये काम कंट्री ने खत्म कर लिया था आपका नवंबर 26 1949 तक, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था। मुस्लिम लीग प्रोवाइडेड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान। मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। नेक्स्ट है आपका मेजर कमिटीज ऑफ द असेंबली। तो देखिए द असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चाहते थे ये लोग कि हर चीज को इनकॉर्पोरेट कर दे, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी सीरीज है आपकी संविधान नाम की, राज्यसभा टीवी वालों ने बनाई थी ये, ठीक है। उसमें ये लोग दिखाते हैं कि बी आर अम्बेडकर से पूछता है कोई कि संविधान में क्या क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि एक पेन से लेकर या मतलब हर चीज इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाएगी, ठीक है। अगर इंडिया में कुछ भी होने वाला है, वोटिंग ऐसे होगी, वोटिंग वैसे होगी, लोग वोट देंगे कैसे, तो हर एक एक चीज जो है हम लिखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इतने सारे काम करने के लिए भैया हमको बहुत सारी कमिटीज चाहिए, ठीक है। हर कमेटी को अपना अपना काम दे दिया इन्होंने, बहुत सारे कामों को डिवाइड कर दिया इन्होंने कमेटीज में। तो देख सकते हैं आप लोग, देयर वर 8 मेजर कमिटीज जिनके नाम लिखे हैं यहाँ पर। यूनियन पावर कमेटी बाय जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी जो हेड थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। जैसे आपके असेंबली का हेड होता है प्रेसिडेंट, वैसे ही आपके हर कमेटी का अपना अपना हेड है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का ही काम था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का, उसको एक करने का। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बाय राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी बाय नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी बाय राजेंद्र प्रसाद। तो ये 8 कमेटी हैं। चाहे तो आप लोग जो है स्टार्टिंग के 5 सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नाम, ठीक है। स्टार्टिंग जो 5 नेम सबसे इंपॉर्टेंट ये कमिटीज के हैं, उनके जो है लीडर के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिरी के अगर 3 भी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑन नवंबर 4 1948। तो सारे कमिटीज की मांगे, सारे कमिटीज जो भी रिपोर्ट लेकर आए कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए इंडिया में, इन सबको मिलाकर ड्राफ्टिंग कमेटी जो बी आर अम्बेडकर के अंडर थी, उन्होंने एक फाइनल ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया, एक फाइनल एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, और इसको इन्होंने नवंबर 4 1948 को जो है तैयार कर लिया। और इसके बाद जो है आपकी असेंबली, इसमें वोटिंग हुई, ठीक है। वोटिंग कंप्लीट हो गई आपकी नवंबर 29 नवंबर 26 से, सॉरी है नवंबर 26 1949 तक, ठीक है। नवंबर 26 हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही। इट वॉज पास बाय द असेंबली एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और सारा डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पास कर लिया असेंबली ने, कमेटी ने, ठीक है। असेंबली से पास होने के बाद इस पे सिग्नेचर होगा प्रेसिडेंट के, जो कि कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका सलाइन फ्यूचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था इंडिया का, ठीक है। उसके उसके कुछ फीचर्स थे, जैसे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, काफी लेंथी था, ठीक है। क्योंकि जब ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन तब इसमें ऑलमोस्ट 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स मतलब प्रोविजंस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स यानी नंबर्स थे आर्टिकल्स के अलग अलग, ठीक है। अब जो है आर्टिकल्स ये 465 प्लस हो गए, ठीक है। मतलब 465 तो थे जब मैं ये बढ़ते रहते हैं ये। एंड 12 शेड्यूल्स मेकिंग इट वेरी लेंदी। तो ये काफी लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखें अमेरिका का, तो उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब 7 आर्टिकल्स के साथ भी अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री जो चल रही है, तो और इंडिया जो है छोटी है काफी अमेरिका से, उसके बाद भी 395 आर्टिकल्स थे इनमें। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर जो है, रूल करने की पावर, डिसीजन लेने की पावर, वो डिवाइड हो जाती है आपकी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, जो मेन गवर्नमेंट है इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको, और जो आपकी स्टेट्स की गवर्नमेंट है, जैसे एमपी स्टेट हुआ आपका, छत्तीसगढ़ स्टेट हुआ, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के 28 स्टेट्स, इन दोनों पावर जो है बराबर तरीके से बांट दी जाए। तो पावर बांटने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हेल्थ पे कौन डिसीजन लेगा, एजुकेशन पे कौन लेगा, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को जो है 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसपे जो भी लिखा होगा सब्जेक्ट, उस पे जो है डिसीजन कौन लेगी, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। स्टेट लिस्ट में क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट होंगे उस पर डिसीजन कौन लेंगे, स्टेट्स लेंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे आपके, उसमें दोनों डिसीजन लेने वाले थे। बट अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसी चीज आ गई, जैसे मान लीजिए एजुकेशन, ठीक है, जिसपे स्टेट भी लेगा आपका, जिसपे स्टेट भी काम करती है, जिसपे यूनियन गवर्नमेंट भी काम करती है। बट अगर इन दोनों में जो है कुछ भिड़त हो जाती है, मतलब मान लीजिए एजुकेशन पे एक पॉलिसी बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक पॉलिसी बनाई स्टेट गवर्नमेंट ने, और दोनों एक ही पॉलिसी है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी कैंसिल कर दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो मान ली जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि हमारे इंडिया का जो फेडरल सिस्टम बिल्कुल है, बट फिर भी हर चीज में जो है सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है। ऐसा जरूरी भी था, अगर स्टेट को पावर दे देते तो भैया स्टेट जो इंडिया के वापस अलग अलग हो जाते या लड़ लेते एक दूसरे से। ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए सेंटर को ज्यादा पावर दिए गए। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रेवलेंट इन इंडिया सिंस ब्रिटिश टाइम। तो ये ब्रिटिश का ही सिस्टम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें क्या होता है, आपका जो रियल हेड होता है आपका वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इसके ही अपोजिट जो होता है आपका वो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो आपका हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, आप खुद भी देख लें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो उनकी पावर ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है आपके इंडिया के, आप खुद बता दें या खुद सोच लें। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 जुडिशरी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी मतलब आपके जो कोर्ट है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, ये आपके गवर्नमेंट से अलग आते हैं। गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं और जो लोग जुडिशरी में बैठते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के काम भी अलग अलग होते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी पर्सन हु हैज अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स और मोर हैज राइट टू वोट। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये बनाया गया है इंडिया में। ठीक है, कि कोई भी पर्सन, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उसको दिखता हो नहीं दिखता हो, अगर उसकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको राइट टू वोट मिलेगा इंडिया में। सिंगल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्टेट की सिटीजनशिप अलग है और इंडिया के अलग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा आपका कहाँ होता है, यूएस में होता है। ठीक है, यूएस में इंडिया को जो है, और यूएस के लोगों को जो है वहाँ की एक सिटीजनशिप मिलती है यूएस की, और एक सिटीजनशिप मिलती है उनको उनके स्टेट्स की, जिस स्टेट में लोग रहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है आपको, आपको जो आधार कार्ड मिलता है वो सिर्फ इंडिया का मिलता है, आपके स्टेट स्टेट का कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई कार्ड वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं आपके, सो द फंडामेंटल राइट्स आर एंश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स की दो बातें, पहली बात तो ये कि राइट्स होता क्या है और ये फंडामेंटल चीज क्या है। ठीक है, तो राइट्स का मतलब होता है आपके अधिकार। ठीक है, अधिकार का मतलब होता है आपके कि आप एक कंट्री में आपके अधिकार क्या क्या है। जैसे अगर आपको नौकरी मिलती है, कहीं आपको काम करने को मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि काम करना आपका अधिकार है। ठीक है, आप इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं आप इंडिया में घूमने कहीं भी, क्योंकि आपका अधिकार है, आपके राइट्स हैं। ठीक है, नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बिकॉज दे आर गारंटीड टू एवरीवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी गारंटी देता है। इट मीन्स इफ दे आर वायलेटेड अ पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर हिज प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोई राइट्स वायलेट करता है, अगर आपके राइट्स को कोई छेड़छाड़ करता है, इनको आपको पूरा नहीं करने देता है, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो इंडिया में कहीं भी जाकर काम करना आपका अधिकार है। ठीक है, अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसमें भी केस चल भी रहा है आपका। ठीक है, आपकी जो एमपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया है कि एमपी की जॉब सिर्फ एमपी वालों के लिए। ठीक है, जबकि आर्टिकल 15 जो है आपका राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, आर्टिकल 15 वो ये कहता है कि इंडिया के सारे लोगों को पूरे इंडिया में काम करने का अधिकार है कहीं भी। ठीक है, सो ये भी डिबेट चल रही है कि जो एमपी ने किया है ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। ठीक है, क्योंकि लोगों को कहीं भी काम करने का अधिकार है, और एमपी के जो शिवराज सिंह चौहान उन्होंने बोला है कि एमपी की नौकरी सिर्फ एमपी के लिए। ठीक है,
सो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 18, सबको इक्वालिटी का अधिकार है, कोई भी बड़ा कोई छोटा नहीं है। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम का अधिकार है, इसमें आपके वही है, कहीं भी काम करने का अधिकार, इंडिया में कहीं भी घूमने का अधिकार, ऐसे हैं, सब इसमें आ जाते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो जो ब्रिटिश लोग करते थे आपके, फॉर एग्जांपल स्लेवरी। ठीक है, किसी को भी आप ऐसे नौकर नहीं बना सकते। ठीक है, किसी भी इंसान को आप बेच नहीं सकते, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, किसी के रिलीजन पे कोई भी जो है संदेह नहीं करेगा या कोई भी उनमें छेड़छाड़ नहीं करेगा। कोई गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि मुस्लिम ऐसा करें, मुस्लिम वैसा करें, या हिंदू ऐसा कर लें। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 29 30। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, जो कि अब फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, अभी फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी पहले था ये। एंड राइट नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 देखो हम लोगों ने यहाँ पढ़ भी लिया, ये जो आपका लिखा है इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, कि आप लोग जो है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है कोई छीनता है या इन पे कुछ दिक्कत आती है तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। ये खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट जाना, इट इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 आपका ये बोलता है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हमारे ड्यूटीज कहाँ है, हमारे कर्तव्य आ गई है। ठीक है, राइट्स मतलब अधिकार, ठीक है, ड्यूटीज मतलब हमारे कर्तव्य। सो थ्रू द राइट्स एंड ड्यूटीज आर इनसेपरेबल, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन देम। ठीक है, देखिए राइट्स और ड्यूटीज जो हैं ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है अपने अधिकार, अगर आप कोई अधिकार मिल रहे हैं आपके, तो आपके अधिकारों के लिए कोई काम भी कर रहा होगा। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो आपका राइट है कि आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं भी घूमेंगे तो घूमने के लिए आपको रोड चाहिए, सो रोड बनाने के लिए वाले भी लोग चाहिए आपको। अगर आप कहीं भी घूमेंगे तो चोरी चकारी होने का डर है, तो आपको पुलिस चाहिए, तो पुलिस अपनी ड्यूटी वहां निभाती है। सो जहां भी कोई इंसान में राइट्स को जो है फॉलो करता है, तो वहां ड्यूटीज भी आती है किसी किसी पर। ठीक है, पर ड्यूटीज जो है फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं थी। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ आपका। ठीक है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 51A जो है जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई हैं आपकी। ठीक है, ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जोड़ी गई थी, इसमें सारी सारी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें लिखी हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग को जो है सम्मान करना। ठीक है, हमारे इंडिया के जो फंडामेंटल फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनकी इज्जत करना, ये सब चीजें लिखी गई हैं उसमें। सो व्हाट आर देयर फीचर्स, फीचर्स क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के? सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज। ठीक है, जैसे हमारा राष्ट्रीय जो फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग, उसको सम्मान करना, उसकी इज्जत करना हमारी ड्यूटी है। एंड अदर आर सिविक ड्यूटीज। सिविक ड्यूटीज मतलब कि हमारा इंडिया का सिटीजन होने का हमारे क्या क्या ड्यूटीज हैं, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। जैसे इंडिया को साफ रखना, ठीक है, गंदगी ना फैलाना, ठीक है, और भी आप बोल सकते हैं क्राइम ना करना, ये सब हमारी ड्यूटीज हैं। दे आर कन्फाइंड टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी, वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स पे ही फॉलो होती हैं, बाहर के फॉरेनर्स पे नहीं होती। दे आर नॉन जुडिशिएबल, हैज नो लीगल सेंक्शंस ऑन देयर वॉलेशन। लीगल लिखा है आपका LEGAL। ठीक है, इसका मतलब ये है आपका दे आर नॉन जुडिशिएबल, अगर ये फॉलो कोई नहीं करता तो उसको आप उठा के जेल में नहीं डाल सकते। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है, कोई अगर जो है फ्लैग को सल्यूट नहीं कर रहा तो आपने उठा के जेल में डाल दिया उसको, ऐसा आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब ये जो है आपका, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको देखकर जो है आपका स्टेट जो है वो पॉलिसी बनाता है। स्टेट मतलब आपका जो जिस स्टेट में आप रहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग MP में रहते हैं, तो MP गवर्नमेंट जो है जो भी पॉलिसी बनाएगी वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देख के ही बनाएगी। ठीक है, सो दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। असेंबली बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है आपका आयरलैंड का, वहां से देखकर ये चीज ली गई। तो इसमें क्या होता है आपका, आर्टिकल 36 से 51 तक जाता ही है। इसमें आपको यही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को जो है अपनी पॉलिसी बनाते हुए किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि लोगों की जो इक्वालिटी है वो खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी अगर नया लॉ से। ठीक है, लोगों की जो, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके वो खराब नहीं होने चाहिए। तो दे आर ऑल आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये आपके जो होते हैं, दे आर इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। ठीक है, ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट को कि अगर आप पॉलिसीज बना रहे हो तो आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है,
दे आर नॉन जुडिशियबल बट दे हैव मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन। ठीक है, इन पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करे तो गवर्नमेंट को जेल में डाल दो। ठीक है, दे आर नॉन जुडिशियबल। ठीक है, अगर फॉलो नहीं होते हैं तो इन पे आप लोग जो है लीगल एक्शन नहीं ले सकती गवर्नमेंट। बट दे हैव मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस। ठीक है, ये बी आर अम्बेडकर का है। ठीक है, उनसे एक ने पूछा था कि भैया अगर ये नॉन जुडिशियबल है, मतलब इनको अगर पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते आप किसी को फॉलो नहीं करने पर, तो इनको कौन फॉलो करेगा? कौन सी गवर्नमेंट होगी जो इनको फॉलो करेगी? सो उन्होंने बोला कि दे डोंट हैव लीगल सैंक्शंस बट दे हैव मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस। उनके कहने का मतलब था कि अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेगी सो लोग उनको वोट ही नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक पार्ट आता है आपका आर्टिकल 45 कि गवर्नमेंट को जो है लोगों की एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं करेगी, एजुकेशन में काम नहीं करेगी, सो अगले इलेक्शन में इनको वोट कौन देगा? कोई नहीं देगा। दे सीक टू स्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सबको इकोनॉमिकली और सोशली इक्वल करने का काम करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। है अगर गवर्नमेंट इनको देखकर काम करती है तो इंडिया जो है वो प्रोग्रेस हमेशा ही करता रहेगा। सो इन द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ और भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं इन द कमेंट्स। इन द एंड, थैंक यू।